इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू परफॉर्म आवर प्रैक्टिकल नंबर 25, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट आवर पाइथन विद माईसीक्वल एंड देन वी विल एग्जीक्यूट these commands, these 5 commands from the Python IDLE itself. मतलब नॉर्मली अभी तक हम जितनी भी क्वेरीज थी, माईसीक्वल क्वेरीज थी, उनको माईसीक्वल के प्रोग्राम सॉफ्टवेयर से रन कर रहे थे, बट अब हमें ये सारी क्वेरीज, ये जो 5 क्वेरीज अभी हम परफॉर्म करेंगे, इनको हम रन करेंगे फ्रॉम योर पाइथन IDLE. बट बिफोर आप ये कर सको, आपके पास सबसे पहले आपके कंप्यूटर के अंदर माईसीक्वल इंस्टॉल्ड होना चाहिए, पाइथन IDLE इंस्टॉल्ड होना चाहिए, एंड वन मोर थिंग, द माईसीक्वल कनेक्टर. अगर आपको माईसीक्वल कनेक्टर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप क्लिक करना और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. आफ्टर दैट वी नीड टू फॉलो दीज 7 स्टेप्स बिफोर we can perform the practical successfully. So number 1 is start the Python interpreter. तो Python IDLE आपको स्टार्ट करना है, उसके लिए आपके कंप्यूटर के अंदर ये इंस्टॉल्ड भी होना चाहिए, कॉमन सेंस. आफ्टर दैट आपको अपने प्रोग्राम के अंदर MySQL.connector को इंपोर्ट करना है, और ये सिर्फ तभी काम करेगा जब आपके कंप्यूटर के अंदर पहले से ही MySQL कनेक्टर इंस्टॉल्ड होगा. इन केस आप कंफ्यूज्ड हो कि किस तरीके से डाउनलोड करना है, ये जो लिंक आपको दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी. आपको यहाँ पर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है, जो भी विंडोज लाइनक्स आप यूज कर रहे हो. एंड उसके बाद वन मोर थिंग, आपको अपने OS का वर्जन सेलेक्ट करना है. इट माइट बी 32 बिट, इट माइट बी 64, एंड अगर आपको नहीं पता तो जस्ट क्लिक ऑल. उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, एंड यहाँ पर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉर्मली आप सभी के कंप्यूटर के अंदर 64 बिट की विंडोज होगी, तो आप इसको डाउनलोड करना एंड जस्ट इंस्टॉल दैट. इंस्टॉलेशन के बाद अब आपके कंप्यूटर के अंदर MySQL एंड MySQL कनेक्टर एंड IDLE इंस्टॉल हो चुका है. Now we are going to start our practical. सबसे पहले आपको स्टार्ट पर जाकर अगेन पाइथन IDLE को स्टार्ट कर लेना है. जैसे ही आपका IDLE स्टार्ट होता है, जस्ट गो टू फाइल एंड न्यू फाइल, एंड यहाँ पर हमको अपने सभी स्टेप्स फॉलो करने हैं. तो हमारा स्टेप नंबर 1 तो हमने एग्जीक्यूट कर दिया है, विच वॉज स्टार्ट पाइथन IDLE. स्टेप नंबर 2, इसके अंदर वी आर गोइंग टू इंपोर्ट द कनेक्टर. अब कनेक्टर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि आपको पाइथन IDLE से आपके MySQL डेटाबेस को कनेक्ट करता है. तो ये काइंड ऑफ एक ब्रिज की तरह काम करेगा, ताकि आप अपनी जितनी भी MySQL की क्वेरीज हैं उनको अपने IDLE से एग्जीक्यूट कर सको. देखा जाए तो IDLE अलग है, MySQL अलग है, बट इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है आपका MySQL कनेक्टर. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ योर प्रोग्राम. So we are going to import that. Just write import MySQL.connector. Now अब आपको पता है हम इसके अंदर प्रेजेंट फंक्शंस को यूज करने वाले हैं, तो हमें हर जगह ये MySQL.connector लिखना पड़ेगा before we can use that function. So we are going to give it an alternate name, जिसको हम alias भी कहते हैं, alias, ALIAS. So as MS. Now जहां पर भी हमको MySQL.connector लिखना होगा, we are going to simply write MS. तो हमारा स्टेप 2 भी हो चुका है. Now step 3, establish the connection, which means we need to open the connection between your IDLE and MySQL. So for that we have one function called as connect. So step 3, make the connection. के लिए you need to create one connection variable. We can write it as CONN equal to ms dot. Now आपको दिख रहा होगा मुझे MySQL.connector नहीं लिखना पड़ा, I just used the alternate name. Now it has a function called connect, CONNECT.
अब इस फंक्शन को आपसे चाहिए 4 आर्ग्यूमेंट्स। चारों आर्ग्यूमेंट्स आपके किस तरीके से हैं? नंबर 1 इज होस्ट, जो बताता है कि आपका डेटाबेस किस कंप्यूटर के ऊपर है, क्योंकि अब डेटाबेस आपके पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर है एंड आपकी 12th क्लास के अंदर आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे सभी के अंदर आपका डेटाबेस आपके पर्सनल कंप्यूटर पर ही होगा। सो यहाँ पर हमको उसका आईपी एड्रेस लिखना होता है, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो लोकल होस्ट। इसका मतलब भी वही है। इसकी जगह पर अगर आप लिखना चाहो तो अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस विच इज 127.0.0.1 आप ये भी लिख सकते थे। अगर वो किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर है तो आप उसका आईपी एड्रेस डाल सकते थे, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। आपको सिंपली लिखना है लोकल होस्ट। नाउ अनदर थिंग इज, अगली चीज आती है आपका यूजर नेम विच इज यूजर इक्वल टू, एंड अगर आपने अपने कंप्यूटर पर जब डाला होगा आपका जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है दैट इज रूट। देन पासवर्ड, मेरे कंप्यूटर के अंदर जब मैंने डेटाबेस डाला था तो उसका पासवर्ड था एडमिन। आपके कंप्यूटर में अगर आपने कोई दूसरा पासवर्ड सेट किया हो जब आपने अपना MySQL इंस्टॉल किया होगा, ये तब की बात हो रही है, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है एंड क्लोज। इसके अंदर एक 4th आर्ग्यूमेंट भी डाला जाता है विच इज डेटाबेस, एंड यहाँ पर ही आप डेटाबेस सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर मैं आपको अपना क्वेश्चन दिखाऊं, इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि हम अपना डेटाबेस अपने पाइथन आइडियली से ही क्रिएट करेंगे, वी नीड नॉट सेलेक्ट द डेटाबेस, एंड क्योंकि हम इसको क्रिएट करने वाले हैं एट द मोमेंट ये आपके MySQL के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, सो हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है, बट हमें पता कैसे चलेगा? पता करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है is अंडरस्कोर कनेक्टेड, जो कि आपको कनेक्शन वेरिएबल का यूज करके ही काम करेगा। सो इसको अगर आप एक इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे तो ये आपको तब ट्रू देगा जब आपका कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हुआ होगा। तो हम इसको चेक कर सकते हैं, प्रिंट कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। ये सिर्फ हम अपनी सेफ्टी के लिए चेक कर रहे हैं कि हम इंश्योर हो जाए कि ठीक है हमारा कनेक्शन बन चुका है। अगर आपने ऊपर कोई आईडी पासवर्ड गलत डाला होगा तब आपका ये कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड मैसेज प्रिंट नहीं होगा। सो जस्ट रन द प्रोग्राम, गो टू रन मॉड्यूल, एंड ये आपसे कहेगा पहले प्रोग्राम को सेव करना है। ओके, जस्ट सेव इट। आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर जनरली इसको सेव करते हैं तो डेस्कटॉप पर ही सेव कीजिए। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेट्स कीप इट एज practical25.py। सो हमारे पास मैसेज आ चुका है कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। इट मींस कि हमारा कनेक्शन पाइथन आइडियली से आपका डेटाबेस तक सक्सेसफुली बन चुका है। अगर यहाँ पर कोई एरर आ रहा है तो आप प्लीज चेक करो, आपने यहाँ पर कोई वैल्यू गलत डाली होगी। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट द कर्सर। नाउ कर्सर क्या है? कर्सर एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है जो कि आपको अपने रिजल्ट सेट से डेटा को रो बाय रो एक्सेस करने में हेल्प करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे तो आपका MySQL डेटाबेस क्या करता है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह आपको पूरा रिजल्ट देता है। आप ये समझ के चलो कि वो एक सिंगल रिजल्ट रिटर्न करेगा एंड उसको फिर आप रो बाय रो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मतलब आपको अगर कोई सिलेक्टेड रोज ही प्रिंट करनी हो वन एट अ टाइम, नहीं कर पाओगे। टू एक्सेस योर रिजल्ट वन बाय वन यू नीड टू क्रिएट द कर्सर ऑब्जेक्ट। सो अगर आप इसको यूज नहीं भी करोगे आपका प्रोग्राम चलेगा, बट जनरली हम इसको क्रिएट करते हैं ताकि आप अपने रिजल्ट को, जो भी आपका डेटाबेस आपके पाइथन को सेंड करेगा, रो बाय रो मतलब वन बाय वन आप एक्सेस कर सको। सो इन ऑर्डर टू डू दैट सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टेप नंबर 4, क्रिएट द कर्सर ऑब्जेक्ट।
ये क्रिएट कैसे होगा? आपको लिखना पड़ेगा my cursor equal to connection dot cursor. So ये लिखने से आपका एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है my cur which is a cursor object, एंड इसी का यूज करके वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द क्वेरीज, एंड उसके बाद आपके पास रिजल्ट 1 by 1 आएगा. ओके, नाउ क्वेरीज एग्जीक्यूट करने का टाइम है. सो नंबर 1 क्वेरी दैट वी नीड टू एग्जीक्यूट इज दैट वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो step 5, execute the queries. Now query number 1 is we need a command to create a database called organization. Okay, so queries execute आपको cursor object का यूज करके ही करनी है, एंड जब भी आपको execute करनी होगी आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है execute. इसके अंदर आपको एज अ सिंगल स्ट्रिंग पूरी क्वेरी डालनी पड़ेगी, जैसे कि आप उस क्वेरी को MySQL के अंदर लिखते थे. सो यूज डबल कोट्स, एंड डेटाबेस क्रिएट करने के लिए वी विल राइट क्रिएट डेटाबेस, एंड डेटाबेस का नाम ऑर्गेनाइजेशन, सेमीकोलन, कोट्स 1, ब्रैकेट 1. बट एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हो एंड इस प्रोग्राम को आप मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हो, तो ये बार बार क्या करेगा, हर बार डेटाबेस क्रिएट करने की कोशिश करेगा. तो जब डेटाबेस आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, बट सेकेंड टाइम में ये एक एरर देगा जो कहेगा डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट. उस केस के अंदर आप इस क्वेरी को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो. आप क्रिएट डेटाबेस के बाद लिख सकते हो इफ नॉट एग्जिस्ट. इससे क्या होगा, अगर आपका डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन पहले से एग्जिस्ट करता होगा तो ये उसको दोबारा क्रिएट नहीं करेगा. इससे क्या होगा, आपके प्रोग्राम के अंदर बार बार एरर नहीं आएगा. सो वी हैव सक्सेसफुली run the first command which was to create a database called organization. Now second command to use the database. अब आप सभी को पता है कि अगर किसी डेटाबेस को अगर एक्टिवेट करना हो, यूज करना हो, तो हमारे पास क्वेरी है simply write use database का नाम. So scroll down my cursor dot execute, एंड यहाँ पर हमको लिखना है डबल कोट्स के अंदर. हम सिंगल कोट भी यूज कर सकते थे, बट मैं अगली क्वेरी में बताऊंगा कि हमने सिंगल कोट यूज क्यों नहीं किए. सो एग्जीक्यूट यूज एंड डेटाबेस का नाम विच इज ऑर्गेनाइजेशन, सेमीकोलन, क्योंकि हर एक क्वेरी के लास्ट में सेमीकोलन लगता है. सेकेंड कमांड हमारी रन हो चुकी है, राइट. अभी प्रोग्राम को मैं एक ही साथ रन करके दिखाऊंगा. नाउ थर्ड कमांड और क्वेरी इज टू क्रिएट अ टेबल. ऑलराइट, सो हम एक टेबल क्रिएट करेंगे. नाउ टेबल का सिंटेक्स या फिर जो हमें कॉलम्स का दूसरा नाम क्या है, एट्रीब्यूट्स. जो भी एट्रीब्यूट्स हमको बनाने हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं. उसका डेटा टाइप आप अपनी कॉमन सेंस से बता सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट राइट माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट. ये तो आपको लिखना ही है डबल कोट्स के अंदर. नाउ वी हैव टू राइट द क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल. सो सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल. नाउ टेबल का नाम है क्या है आपका, एम्प्लॉय. जस्ट राइट एम्प्लॉय, एक सिंगल ब्रैकेट, राइट द नेम ऑफ द कॉलम व्हिच इज EMP नंबर, एंड EMP नंबर को आप क्या करेंगे, EMP नंबर कैन बी ऑफ एनी data type, be it integer or a string. हम to be on safer side इसको एक var data type देंगे, क्योंकि we know एक employee code आपका alpha numeric भी हो सकता है. It can be of the form E001, E002. It means we should write var here. So var, and let's say 10 bytes उसका size है. Next column name is EMP name. So just write EMP name, and it should be varchar, and the size of the varchar can be around 30 bytes. Now EMP salary,
सैलरी आप सभी को पता है फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए आपको फंक्शन लिखना पड़ता है फ्लोट, एंड ब्रैकेट के अंदर वी नीड टू पास टू वैल्यूज m, d, एंड m क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ डिजिट्स मैक्सिमम इंक्लूडिंग द डेसिमल पॉइंट। सो अगर मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि हमारी जो सैलरी है मैक्सिमम होगी 10 लाख, सो हम उसको कैसे लिखेंगे, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। नाउ डेसिमल 00। अगर ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैक्सिमम सैलरी है तो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड द डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हमारे यहाँ पर m की वैल्यू हो जाएगी 10। नाउ d क्या है, d बोलता है कि इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आपको रखने हैं। सो जस्ट राइट 2। इस तरीके से आप m और d की वैल्यू रख सकते हो। नाउ हमारा EMP सैलरी हो चुका है। नेक्स्ट इज डेट ऑफ ज्वाइन। सो डेट ऑफ ज्वाइन शुड बी ऑफ द डेट डेटा टाइप, क्योंकि आपको पता है डेट एक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप है एंड उसके अंदर जो सिंटेक्स होता है इट इज ऑफ द फॉर्म YYYY-MM-DD एंड ये स्ट्रिंग में लिखा जाता है। सो हम इसको डेटा टाइप दे देंगे सिंपली एज डेट, ब्रैकेट बंद, डबल कोट्स, अगेन ब्रैकेट बंद, एंड ये आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अभी नहीं हुई है, हम इसको रन करेंगे तब होगी। नाउ नेक्स्ट कमांड इज टू पॉपुलेट द टेबल। नाउ पॉपुलेट मतलब हमें उसके अंदर डेटा डालना है। सो डेटा हम कैसे डाल सकते हैं, डेटा डालने के लिए हमारे पास कमांड है इंसर्ट इनटू टेबल। सो इसको कॉपी कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ओके, सो वी जस्ट राइट my cursor dot execute and here we would write insert into table का नाम which is employee। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो एंड प्रोग्राम के अंदर आपने क्वेरी लिखी है क्रिएट टेबल, इट मींस आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। बट प्रोग्राम को जब दोबारा रन करोगे आपका प्रोग्राम दोबारा से एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करने की कोशिश करेगा एंड इट वुड रिजल्ट इन एरर, क्योंकि एक टेबल एम्प्लॉय जो कि डेटाबेस के अंदर पहले से है, यू कैन नॉट क्रिएट इट अगेन। सो हम इसके अंदर दोबारा वही चीजें लिखेंगे इफ नॉट एग्जिस्ट, ताकि अगर आपकी टेबल पहले से एग्जिस्ट करती हो तो फिर आप इस क्वेरी को रन नहीं करेंगे। सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ब्रैकेट के अंदर अब आपको लिखना है varchar एम्प्लॉय नंबर। अब इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले आपको डबल कोट्स लिखने हैं ताकि अब आप सिंगल कोट का यूज कर सको टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम। सो वी वुड जस्ट राइट ओके। तो मैंने कुछ क्वेरीज लिख ली हैं जिसके अंदर हमने डेटा को पॉपुलेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेरी इज टू प्रिंट द टेबल। सो अब डेटा प्रिंट करना है आपको, बट क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि प्रिंट करने के लिए आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी, चलिए। सो टू प्रिंट द टेबल वी नो हम कैसे लिखते हैं, my cursor dot execute। now we have select command star from employee semicolon quotes bracket 1। okay, let us run this program and see what happens। आप देख पा रहे होंगे there is one error, it says something wrong with quotes। okay, I forgot to write values here। okay, let us run the program and see what happens। आप देखेंगे कि कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड आया, बट हमारे स्क्रीन के ऊपर कुछ भी रिजल्ट प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि जब आपने क्वेरी एग्जीक्यूट की तो सेलेक्ट क्वेरी ने क्या किया, पूरा रिजल्ट सेट आपके माई कर्सर ऑब्जेक्ट को दे दिया। अभी आपको माई कर्सर ऑब्जेक्ट से डेटा को क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब आपको उसमें से डेटा फेच करना पड़ेगा, और फेच करने के लिए हमारे पास 3 फंक्शंस हैं। नंबर 1 इज फेच 1, फेच मैनी एंड फेच ऑल। तो अगर फेच 1 की बात की जाए
तो जब भी आप अपने कर्सर का यूज करके एक रिकॉर्ड को फेच करेंगे तो फेच 1 आपका काम आएगा। तो फेच 1 क्या करता है, 1 रिकॉर्ड एट अ टाइम रोज को प्रिंट करेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से फाइल चैप्टर के अंदर आपने रीड लाइन पढ़ा था। फेच मैनी, ये क्या करता है, ब्रैकेट के अंदर आप एक इंटीजर वैल्यू पास करते हो एंड उतने रोज को ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। फेच ऑल, सभी रोज को प्रिंट करेगा, बट सिर्फ प्रिंट नहीं करेगा, ये फेच करेगा। आपको एक फॉर लूप का यूज करके उनको प्रिंट कराना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ। सो एंड राइट माय कर्सर डॉट फेच ऑल। हमने सभी रोज को फेच कर लिया है, अब हम उसको प्रिंट कराएंगे 1 by 1। प्रिंट द रोज 1 by 1। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू राइट for loop, and one more thing, just save the result in a variable which can be a record. Now run the loop for row in record and just print the row. Just run the program and see what happens. You will see number 1 आपका कनेक्शन established आ रहा है, no problem, and उसके बाद जितने भी आपने रिकॉर्ड्स यहाँ पर लिखे थे वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज एम्प्लॉय कोड सेम रख दिए, बट आप इसको डिफरेंट भी रख सकते हो। आई सजेस्ट कि आप इसको अलग कर लो। so, इसी के साथ आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है। हमने डेटा को अपनी टेबल के अंदर इंसर्ट किया, राइट, इंसर्ट किया। अगर मैं प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूं तो ये जो पहले डेटा इंसर्ट हो गया पहले से उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। इट मीन्स अगर मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूं तो ये क्वेरी हमको पहले कितने रोज थे, 1 2 3 4 5 6, इस बार 12 रोज आने चाहिए, राइट। जस्ट रन द प्रोग्राम एंड यू विल सी अगेन हमारे पास सिर्फ 6 रोज आए। नाउ ये क्यों हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब भी आपको कोई डेटा अपने टेबल के अंदर इंसर्ट करना है तो आपको उस डेटा को कमिट करवाना पड़ता है। कमिट मतलब वो डेटा डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। ये चीज आपको MySQL के अंदर नहीं करनी पड़ती क्योंकि MySQL उस कमिट फंक्शन को बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट कर देता है आफ्टर एवरी इंसर्ट कमांड। तो यहां पर हमको यही चीज एक्सप्लिसिटली करनी पड़ेगी। सो वी जस्ट राइट commit the changes by connection.commit. Okay, now we run the program and you will see first time you're getting 6 rows, and अगर मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूं you will see 12 rows। मतलब अब हमारे जो सारे चेंजेस हैं वो डेटाबेस के अंदर सेव हो रहे हैं, पहले नहीं हो रहे थे। पहले जब आपने प्रोग्राम रन किया उसने आपको दिखा दिया, प्रोग्राम दोबारा रन किया, all changes were lost। इसके अंदर आप देख पा रहे हो हमने कई सारे स्टेप्स लिखे हैं। इन सभी इस पूरे प्रोग्राम को मैं आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा एंड जस्ट राइट इट ऑन योर प्रैक्टिकल फाइल। थैंक यू।